So we are going to start with next chapter, superposition of waves. तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, उसके इक्वेशंस. देयर आर अराउंड 7 to 8 इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. वो सारे इक्वेशंस पता होने चाहिए. देन यू शुड नो डू यू रिमेम्बर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर में हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे. एक था वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, दूसरा था वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम. एयर कॉलम में दो कॉलम्स थे. वन वाज ओपन एट बोथ द एंड्स, अदर वाज क्लोज्ड एट वन एंड. देन यू शुड नो व्हाट आर बीट्स. तो बीट और बीट फ्रीक्वेंसी के इक्वेशंस पता होने चाहिए. एंड व्हाट यू शुड नो इज बेसिक इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग. तो बेसिक फॉर्मूलाज पता होंगे तो द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड वेरी क्विकली. तो लेट अस सी. पहला क्वेश्चन, जहां जहां फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा वहां बताने ही वाला हूं मैं. तो पहला क्वेश्चन, एक्सटेंशन इन अ वायर ओबेइंग हुक्स लॉ इज x. द स्पीड ऑफ साउंड इन स्ट्रेच्ड वायर इज v. सबसे पहले स्ट्रेच्ड वायर में साउंड नहीं होता है. नंबर वन, साउंड का बोलने का मतलब है वेव. तो यू शुड नो दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड नहीं हो सकता, स्पीड ऑफ वेव हो सकता है. You know why? क्योंकि stretched wire में you have which kind of waves? Transverse or longitudinal? Transverse wave. Sound is which type of wave? Longitudinal. तो ये गलत है. तो first of all इनका मतलब ये है कि wave है. So they are trying to say this wave instead of saying sound. The speed of wave in the stretched wire is v. If the extension in the wire is increased to 4x, then the speed of sound, speed of wave in wire is. So simple question, do you remember what is the formula for speed of a wave in a stretched string? हमारे पास एक stretched string है, हमारे पास एक stretched string है. इस पे हमने अगर wave propagate किया तो what is the speed of this wave? Root of t by n. That is under root of t by n, where t is tension produced and m is linear mass density, mass upon length. ओके, तो ये पता होना चाहिए t and m. तो इसका मतलब v is proportional to root of t. क्योंकि वायर सेम है तो n सेम रहेगा. सिर्फ पहले केस में आपके पास एक्सटेंशन कितना था? एक्सटेंशन था x. तो व्हाट यू हैव इज एक्सटेंशन इज x इन दिस केस. तो पहले केस में हमने जब लोड लगाया, तो जब हमने लोड लगा दिया इसके ऊपर तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस वाज x. तो इमेजिन ये ओरिजिनल लेंथ है, ये एक्सटेंशन है x. तो टेंशन प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन. ये पता होना चाहिए. यू मस्ट नो जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा टेंशन होगा, जितना ज्यादा टेंशन होगा उतना ज्यादा एक्सटेंशन होगा. तो velocity is proportional to root of tension, tension is proportional to x. इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से, from these two equations what you will get is velocity is proportional to root of extension. So simple velocity proportional to tension, root of tension, tension proportional to extension. So velocity is proportional to root of extension. So v2 by v1 equal to under root of x2 by x1. राइट. तो x2 कितना दिया है आपको? 4 बोला है ना, 4x. x2 is 4x and x1 is x. कैंसिल एंड कैंसिल. तो v2 इक्वल टू रूट ऑफ 4 मतलब 2. तो 2 टाइम्स ऑफ v1 तो 2v. तो आंसर शुड बी 2v. ऑप्शन नंबर बी. Next question. So remember what is speed of wave on a stretch string? Root of t by m, where m is not mass. m क्या है? Mass per unit length. 1 मीटर में कितना मास? That is linear density. Velocity proportional to root of tension. Tension is proportional to extension. Velocity is proportional to root of extension. v2 by v1 is x2 by x1 का root and done. अगला question. Two waves y1 equal to 0.25 sine of 316t
and y2 equal to 0.25310 t are propagating along the same direction. The number of beats produced per second are. तो सबसे पहले बीट फॉर्मेशन क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. तो इफ यू रिमेम्बर, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इंटरफेरेंस, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो सबसे पहले इंटरफेरेंस का जो केस है, इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस में यू हैव टू और मोर वेव्स रीचिंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली. हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेव्स है विच आर रीचिंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली. तो इमेजिन ये हमारे पास वेव नंबर 1 था. सिमिलरली हमारे पास और एक वेव है, वेव नंबर 2. ये दोनों के दोनों वेव एक ही मीडियम में एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, एक ही पॉइंट पे साथ में पहुंच गए. तो क्या होता है, इनके एम्पलीट्यूड का एडिशन, वेक्टर एडिशन. व्हाई वेक्टर एडिशन? वेक्टर एडिशन इसके लिए बिकॉज यू मे हैव सच अ सिचुएशन आल्सो जहां पे क्रेस्ट ऑफ वन वेव इज ओवरलैपिंग विद ट्रफ ऑफ अनदर. तो ऐसा भी हो सकता था. तो यू मे आल्सो हैव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. मैं एक ही केस लेने वाला हूँ कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि बीट फॉर्मेशन के लिए दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो याद रखना, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेव है और अगर ये दो या दो से ज्यादा वेव एक ही पॉइंट पे एक साथ पहुंच गए, if they reach at a point of the medium simultaneously, then what happens is, क्या होता है, वेक्टर एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड. तो इन दोनों का एक के ऊपर दूसरा वेव ओवरलैप हो गया, तो इन दोनों को कंबाइन करके एक नया वेव बनेगा जिसका एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 होना चाहिए. मतलब पहले वेव का एम्पलीट्यूड प्लस दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड, तो नया वेव बन गया. इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट. सिमिलरली यू हैव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें पहले वेव का एम्पलीट्यूड और दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड दे कैंसल ईच अदर, देन यू मे गेट नथिंग. क्यों नथिंग? अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल हो गया तो क्या होगा, कैंसलेशन 0, राइट. तो याद रखना, दिस इज द बेसिक आइडिया. अब रिमेंबर, जब हम लोग कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, तो व्हेन यू टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस और बीट फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है. इंटरफेरेंस के केस में हम जो दो वेव्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक वेव है, वेव नंबर 1, तो इंटरफेरेंस के केस में यू राइट डाउन y1 इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t a1 में भी, और y2 इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा t. तो रिमेंबर, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम था. तो जब आप कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हो तो दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होता है. फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन, वेवलेंथ इज सेम. तो रिमेंबर, दोनों के दोनों वेव्स का क्या सेम था, फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ इज सेम. व्हाट इज वेवलेंथ? डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव ट्रफ. तो जब आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हो, यू हैव सेम वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड मे बी डिफरेंट बट वेवलेंथ इज सेम. अब इस केस में जो रिजल्टेंट वेव बना था, इफ यू सी, इस केस का जो रिजल्टेंट था वो था और एक वेव विद हायर एम्पलीट्यूड, वेल डिफाइंड. व्हाई वेल डिफाइंड? क्योंकि देखोगे तो प्रॉपर क्रेस्ट दिख रहा है, प्रॉपर ट्रफ दिख रहा है, तो वेल डिफाइंड होता है ये. व्हाट इज डिफरेंट? अब मैं सेम चीज को दिखा रहा हूं, आई एम शोइंग द सेम थिंग. तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बीट फॉर्मेशन एंड इंटरफेरेंस? सी, इंटरफेरेंस के केस में what you have is exact equal wavelength. Wavelength and frequency are related. What is the relation between wavelength and frequency? Inversely proportional. तो आपको पता होगा frequency is c by lambda. तो जब वेवलेंथ सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, तो क्रेस्ट ऑफ वन इज एग्जैक्टली ओवरलैपिंग विद क्रेस्ट ऑफ अनदर. बट जब फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, स्लाइटली डिफरेंट है, तो यू मे हैव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. तो ऐसा हो सकता है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सेम बट फ्रीक्वेंसी इज स्लाइटली डिफरेंट. तो होता क्या है, होता ऐसा है, यू सी,
इस पॉइंट पे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, यहाँ पे हर एक जगह पे यू आर एडिंग डिस्प्लेसमेंट। तो पिछले केस में क्या था, पिछले केस में एग्जैक्टली क्रेस्ट और ट्रफ का ओवरलैप था, यहाँ पे एग्जैक्ट ओवरलैप है क्या, नहीं है। तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, इस केस में जो पैटर्न मिलता है आपको, यू गेट समथिंग लाइक दिस, फिर वापस डिक्रीज होगा, फिर वापस इंक्रीज होने लगेगा, फिर वापस डिक्रीज होने लगेगा। तो सच अ पैटर्न इज कॉल्ड एज बीट फॉर्मेशन। तो बेसिकली एक पॉइंट ऐसा है जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो है, फिर एक पॉइंट ऐसा है जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसको आप बोलते हो वैक्स। वैक्स मतलब यू हियर लाउड साउंड। जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो है उसको आप बोलते हो वेन। वेन मतलब नो साउंड। सबसे पहले ये पता होना चाहिए बीट फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करोगे, व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर नॉट सेम। तो लुक हियर 316 एंड 310, तो फ्रीक्वेंसी सेम है क्या, नहीं। बोला नहीं भी होता ना, तो बोला है नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड, मतलब बीट का फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता होना चाहिए बीट फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड, ये होता है n1 माइनस n2, n1 माइनस n2। अब हमको n1 फाइंड करना है, तो हमें पता है y1 इज इक्वल टू 0.25 साइन ऑफ 316t। तो आपको पता होना चाहिए जो 316 है दिस इज ओमेगा 1। तो ओमेगा 1 कितना है 316, बट व्हाट इज ओमेगा 2 पाई n1 316। तो n1 कितना आ गया 316 बाय 2 पाई। सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड वेव दिया है, सेकंड वेव का इक्वेशन कितना है 0.25, 0.25 साइन ऑफ 310t। तो ओमेगा 2 कितना आ गया 310, दैट इज 2 पाई n2 इक्वल टू 310। तो n2 इक्वल टू 310 अपॉन 2 पाई, राइट। तो बीट फ्रीक्वेंसी मतलब n1 माइनस n2। n1 कितना 316 अपॉन 2 पाई, n2 कितना 310 अपॉन 2 पाई। तो दिस इज इक्वल टू 316 माइनस 310, 6 अपॉन 2 पाई मतलब 3 अपॉन पाई, 3 अपॉन पाई, ऑप्शन नंबर सी। तो जस्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड may or may not be same but frequency is always same, or in case of beats amplitude is always same but frequencies are slightly different. And since हम frequency की बात कर ही रहे हैं, तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हो, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड क्या आएगा पाई बाय 3, फ्रीक्वेंसी 3 बाय पाई है तो टाइम पीरियड पाई बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, quick. It's not a really big task to write down a few things here. Next question. Two identical strings. What do you mean by identical strings? Linear density is constant. Of length L and 2L vibrate with fundamental frequencies of n hertz and 1.5 n hertz respectively. The ratio of tensions for smaller length to larger length is. तो सबसे पहले you should know बेसिक्स। अगेन जहां जहां बेसिक्स रिक्वायर्ड है वहां वहां बताना पड़ेगा। तो द आइडिया हियर इज, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रेच स्ट्रिंग है विच इज टाइड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, और हमने इसको अगर सेंटर में प्लग किया, सेंटर में प्लग किया तो क्या होगा, हमारे पास एक सिंगल लूप बनेगा, क्योंकि ये वेव है जो ट्रैवल कर रहा है टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, और यही वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होके आया यहाँ पे, तो हमको मिल गया एक लूप। इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव। गुड। तो ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन? सिंगल लूप इज फॉर्म। सिंगल लूप का मतलब क्या होता है, दो नोड्स और एक एंटी नोड्स। तो यू शुड नो कि यहाँ पे दो ऐसे पॉइंट है जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, दीज आर कॉल्ड एज नोड्स। नोड मतलब नो डिस्प्लेसमेंट, नोड्स। और एक पॉइंट ऐसा है सेंटर में जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप बोलते हो एंटी नोड। तो फंडामेंटल मोड में यू हैव वन लूप मतलब दो नोड और एक
एंटी नोड, और आपको पता होना चाहिए नोड टू नोड डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाय 2, तो लेंथ इन दिस केस इज लैम्बडा बाय 2। नेक्स्ट मोड जो होगा मैं से बता देता हूं, अभी क्वेश्चन में हमको फंडामेंटल की बात करनी है। जो नेक्स्ट मोड होगा, नेक्स्ट मोड में दो लूप बनते हैं, तो यू हैव टू लूप्स। टू लूप्स मतलब एक, दो और तीन, तीन नोड्स और दो एंटी नोड्स। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है लैम्बडा बाय 2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है लैम्बडा बाय 2, तो टोटल डिस्टेंस कितना है लैम्बडा, मैं लैम्बडा 1 बोलूंगा इसको, तो लेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा 1। तो ये बेसिक बेसिक पता होना चाहिए, हम बाकी का अगले क्वेश्चंस में देखने ही वाले हैं, बट जस्ट टू नो, अगर आपके पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है तो यू कैन हैव फंडामेंटल मोड। वेल बाय द वे, इसको बोलते हो फर्स्ट हार्मोनिक। दिस फंडामेंटल मोड इज फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज सेकंड हार्मोनिक, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब क्या, फंडामेंटल छोड़ के, फंडामेंटल छोड़ के जो पहला अवेलेबल होगा उसको बोलते हो ओवरटोन। तो द फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल इज नोन एज ओवरटोन। तो एनीवेज वी विल सी दिस लेटर। अब ऐसा है कि इसमें जो वेव है उसका फ्रीक्वेंसी क्या, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/12 रूट ऑफ टी बाई एन। सपोज नहीं याद है, डजंट मैटर, इफ यू डोंट रिमेंबर इट्स ओके, यू शुड नो v इक्वल टू n लैम्बडा, तो n इक्वल टू v by lambda, but what is lambda, what is lambda, 2l, so lambda is 2l, what is v, रूट ऑफ t by n, तो बन गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, तो ये पता होना चाहिए आपको। So to solve this question, to solve this question, two identical strings of length L1 is L and L2 is 2L vibrate with fundamental frequency N1 equal to N and N2 equal to 1.5 times of N. The ratio of tensions for smaller, मतलब T1 by T2 निकालना है, तो you are supposed to find out what is T1 by T2। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिकॉज एज यू नो, अभी भी बताया मैंने, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/12 रूट ऑफ टी बाई एम। तो आपको ऑलरेडी पता है क्या कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, मास नहीं है, दिस इज लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, एक मीटर में कितना मास। L को यहाँ ले लो, NL इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ t by m, 2 and m is constant, therefore n into L is proportional to root of t, correct? Then therefore स्क्वायर कर लोगे, therefore t is proportional to nl का स्क्वायर, therefore t1 by t2, t1 by t2 is n1 l1 upon n2 l2 का स्क्वायर, n1 is n, n2 is 1.5 n, l1 is l and this is 2l, 2l दिया है ना, yes, cancel 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 cancel, this is 1.5 into 2 3, उसका स्क्वायर 9, तो 1 by 9, 1:9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an open pipe is closed from one end, third overtone of closed pipe is higher in frequency by 150 hertz than second overtone of open pipe. The fundamental frequency of open pipe will be, तो पहले अभी ओपन पाइप और क्लोज पाइप के आपको मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पता होना चाहिए। ओपन पाइप इज अ पाइप व्हिच इज ओपन एट बोथ एंड्स, एंड क्लोज पाइप और ओपन पाइप में एक ही फर्क है, क्लोज पाइप में आपके पास एक एंड क्लोज होता है, दैट्स इट, सो यू हैव वन एंड व्हिच इज क्लोज्ड। तो इतना सबसे पता होना चाहिए, यू शुड नो वन बेसिक थिंग, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, पिछला थ्योरी वेव थ्योरी ऑफ कोर्स, ओपन एंड पे हमेशा क्या बनता है, एंटी नोड। तो यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, नीचे भी एंटी नोड बनेगा, तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, गुड। इन दिस केस ये फंडामेंटल मोड है, फंडामेंटल मोड मतलब
मतलब वन लूप। तो स्ट्रिंग का केस और पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स का केस इज एग्जैक्टली सेम। थोड़ा सा सिर्फ इतना इतना एक डिफरेंस है, यहाँ पे एक फुल लूप था, यहाँ पे दो हाफ लूप है, मतलब टोटल वन लूप है। यहाँ पे भी वन है, वहां पे भी वन है। यहाँ पे दो नोड्स और एक एंटी नोड था, यहाँ पे दो एंटी नोड्स और एक नोड है, राइट। वन नोड एंड टू एंटी नोड्स। वहां पे अगर आपको याद होगा, ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, मतलब n 2 n 3 n 4 n 5 n 6 n। यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n अगर है तो 2n भी प्रेजेंट है, 3n भी है, 4n भी है। इन केस ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, फंडामेंटल में होता है ऐसा। ये फंडामेंटल मोड हो गया। यू शुड नो, इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर n है तो यहाँ पे ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, n 3n 5n 7n 9n so on so forth। तो यहाँ पे ऑल हार्मोनिक्स और यहाँ पे ओनली ऑड हार्मोनिक्स। गुड, इतना अगर पता है। और एक चीज पता होनी चाहिए, फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज v अपॉन 2l। ये कहाँ से आया? तो ये वहीं से आया, v इक्वल टू n लैम्डा। तो n इक्वल टू v बाय लैम्डा। यहाँ पे लेंथ ऑफ द पाइप, मतलब लेंथ ऑफ द एयर कॉलम l, व्हाट इज एंटी नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस? लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा कितना है? 2l। इस केस में व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन वन नोड एंड एंटी नोड? लैम्डा बाय 4। तो यहाँ पे लेंथ लैम्डा कितना आएगा? 4l। तो इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आता है v बाय 4l, v बाय 4l। ये डिफरेंस पता होना चाहिए। गुड। तो सो फार अगर आपको इतना पता है तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, अगर ये पता है देन हमको पता है ओपन पाइप में फर्स्ट ओवरटोन, सॉरी फर्स्ट हार्मोनिक इज फंडामेंटल, first overtone is second harmonic, second overtone is third harmonic, right? Then fourth harmonic becomes third overtone, 5 and 6 and तो मुझे अगर लिखना है जनरल फॉर्मूला, रिमेंबर दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, ये पहला ओवरटोन है, ये दूसरा ओवरटोन है, ये तीसरा ओवरटोन है, these are overtones। अगर आपको जनरल फॉर्मूला बनाना है, व्हाट डू यू सी? First overtone is second harmonic, second overtone is third harmonic, third overtone is fourth harmonic, fourth overtone is fifth harmonic। तो मुझे अगर pth overtone निकालना है तो pth overtone का फॉर्मूला क्या आएगा? p plus 1 n। pth overtone, fourth overtone is fifth harmonic, third overtone is fourth harmonic, मतलब fourth harmonic मतलब क्या? 3 plus 1। तो pth overtone will be p plus 1 into fundamental frequency। Then अगर मैं, ये ओपन पाइप का था, अगर मैं क्लोज पाइप का देखता हूं तो n 3n 5n 7n so on so forth। ये आपके पास है फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब फंडामेंटल। देन यू हैव ये क्या है? फर्स्ट ओवरटोन। ये क्या है? सेकंड ओवरटोन। ये क्या है? थर्ड ओवरटोन। तो इसको लिखेंगे कैसे? मुझे अगर 3n लिखना है तो मैं 3n को लिख सकता हूँ क्या? 2 3n ना, तो 2 plus 1 n। Can I write down this as 2 into 2 plus 1 n? Can I write down this as 2 into 3 plus 1 n? अगला जो आएगा वो होगा फोर्थ ओवरटोन, मतलब 2 into 4 plus 1। तो मुझे अगर पीथ ओवरटोन निकालना है तो 2p plus 1 into n। So you should know, for a pipe open at both the ends, you have p plus 1 into n as pth overtone, and for a pipe closed at one end, you have, what do you have is 2p plus 1 into n, where n is fundamental frequency, p is number of overtone। ये दो फॉर्मूला पता है अगर तो क्वेश्चन फास्ट सॉल्व होंगे। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमारे पास एक ओपन पाइप था जिसको हमने 1 इंच से क्लोज कर दिया। थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, थर्ड ओवरटोन किसका? क्लोज्ड पाइप का। तो N3C थर्ड ओवरटोन क्लोज्ड पाइप का इज
हायर इन फ्रीक्वेंसी, हायर मतलब प्लस, अगर लोअर बोला होता तो क्या लिखते हैं माइनस, इज हायर इन फ्रीक्वेंसी बाय 150 हर्ट्ज, बाय 150 हर्ट्ज, राइट, देन सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, देन सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। तो ये इक्वेशन दिया है आपको, और आपको क्या पूछा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन एंड पाइप। तो पहले इक्वेशन बनाओ, थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप is higher in frequency by 150 hertz, मतलब plus 150 compared to second overtone of open pipe. Equation बन गया। Then what is third overtone of closed? Third overtone 7n, right? That is 7n, third overtone. अभी बताया ना मैंने, it is 7n, that is 7nc, where nc is fundamental frequency of closed pipe equal to second overtone of open pipe. What is second overtone of open pipe? 3n, which is 3n. तो ये आ जाएगा आपके पास 3n open plus 150. What is fundamental frequency formula? V by 4l. This is 3v by 2l plus 150. हमें फाइंड क्या करना था, हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, किसका, ओपन पाइप का, मतलब क्या फाइंड करना है, एनओ फाइंड करना है। तो दो मेथड्स है, मैं दोनों बता देता हूँ, पहले ऐसा सॉल्व करो। तो ये सॉल्व जब करोगे 7v by 4l minus 3v by 2l equal to 150। यहां से just solve this, multiply divided by 2, 6v by 4l, 7v minus 6v, v by 4l, तो v by 4l इक्वल टू कितना आ गया 150। तो व्हाट इज v by 2l, मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 into 2, यस, तो कितना आ गया v by 2l, कितना आ गया 300। लेकिन v by 2l होता क्या है, ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो 300 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी। ये मेथड 1। मेथड 2 भी समझ लेते हैं। तो लुक, अगर बेसिक्स क्लियर है तो व्हाट यू कुड हैव डन, क्या कर सकते थे आप, मैं अभी अभी लिखा मैंने, क्लोज्ड पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्लोज्ड पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v अपॉन 4l, ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना, v अपॉन 2l, मतलब हमको दिख रहा है दिस इज v अपॉन 2 into 2l, मतलब v अपॉन 2l क्या है, ओपन पाइप का फ्रीक्वेंसी बाय 2। तो अगर ये पता होता तो इतने सारे स्टेप्स करने नहीं पड़ते, तो क्या करते 7nc, तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो अगर ये पता होता तो यू कुड हैव सॉल्व्ड 7nc इक्वल टू 3no प्लस 150, बट nc कितना है अभी अभी आपने बताया, no by 2, इट इज no by 2 इक्वल टू 3no प्लस 150। तो 7 by 2 मतलब कितना 3.5, 3.5 माइनस 3 कितना 0.5, मतलब हाफ। तो 7no by 2 माइनस 3no इक्वल टू 150, तो ये हो गया आपके पास हाफ, हाफ n ओपन इक्वल टू 150, मतलब n ओपन इक्वल टू 300। तो रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट है, क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओपन बाय 2 होता है। तो डन, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, a sonometer wire under suitable tension having specific gravity. So first of all you should know what is specific gravity. What is specific gravity? Specific gravity का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो नॉर्मली जब आप डेंसिटी की बात करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13,600, तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एयर, जब मर्क्यूरी को एयर में रखा है तब। अगर मैं मर्क्यूरी को वाटर के अंदर रखता हूँ तो मुझे डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब वो हो जाएगा 1.3, 1.3 ना, 1.3 या 13.6, 13.6। तो
इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। देन हमें बोला है a sonometer wire under suitable tension having specific gravity rho vibrates with frequency n in air. If the load is completely immersed in water, the frequency of vibration of wire will become। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो, सोनोमीटर बॉक्स क्या होता है, यू शुड नो। हमारे पास एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स में यू हैव टू holes to send sound waves inside। तो समझ लेना, अभी एक ही दिख रहा है, doesn't matter। ओके, देन इसके ऊपर होता है दो नाइफ एजेस। तो यू हैव नाइफ एज 1 एंड अनदर नाइफ एज, और इन दो नाइफ एजेस के ऊपर से यू स्ट्रेच अ वायर, एंड डेफिनेटली जब वायर को स्ट्रेच किया है तो यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है उसको टाई करने के लिए। तो यू हैव रिजिड सपोर्ट हियर, you have one knife edge over here, right, sharp knife edge, then you have a pulley, frictionless pulley। Normally the pulley is supposed to be frictionless, यहाँ पे एक frictionless pulley है। इस pulley के ऊपर से वायर को आपने घुमाया and then you take it down like this। यहाँ पे होता है लोड। तो मैं लोड दिखा देता हूँ आपको, because it is important for you to understand लोड। लोड क्यों चाहिए? लोड इसके लिए चाहिए क्योंकि हमको टेंशन प्रोड्यूस करना है, तो हमको लोड चाहिए। तो यहाँ पे हमने लगा दिया लोड मतलब वेट। तो यू हैव वेट हियर, यहाँ पे वेट है। तो जब ये वेट एयर में होगा तो ऑब्वियसली यू शुड नो टेंशन प्रोड्यूस्ड in the wire is equal to weight of this load which is mg। तो weight in air, wa, weight in air। अब आपको ये बोला है कि अगर हमने लोड को कंप्लीटली इमर्स कर दिया किसमें, वाटर में। सो इफ आई डू दिस, इमेजिन, ठीक है ओवरलैप हो गया, डजंट मैटर रियली, आई विल जस्ट टेक इट हियर। देन you need to remember one thing, if you somehow, give me a minute, it's important to understand, so I need this diagram, so it doesn't matter, fine, this is okay, good। नाउ बाकी ऊपर का अरेंजमेंट सेम ही रहेगा, तो बाकी का अरेंजमेंट सेम है। लेट अस पुट इट ओवर हियर, गुड। मैं इसको स्ट्रेस कर लेता हूँ। एनीवेज, इंपॉर्टेंट आइडिया वाज ओनली दिस कि जब आपने इसको वाटर में इमर्स कर दिया तो यू आर इमर्सिंग दिस इन वाटर। यू नो व्हाट इज अपथ्रस्ट? व्हाट इज अपथ्रस्ट? What is upthrust? Have you heard of this word? What is upthrust? Force of उसको एक नाम है, beyond force, सुना है? Right। तो क्या होता है, whenever you put something, some solid substance in water, तो उसमें एक upthrust force act होगा। मतलब in this case you will have weight in air minus upthrust force, क्योंकि weight in air is acting downwards। दो ऑब्जेक्ट का वेट था, इन एयर था, लेकिन जैसे ही आपने पानी में डाला तो वाटर इज एक्सर्टिंग एन अपथ्रस्ट। तो यहाँ पे जो पहले केस में टेंशन था, पहले केस में टेंशन T1 was purely due to weight। यहाँ पे जो टेंशन इन वायर T2 होगा, दिस T2 will be equal to weight in air minus upthrust, राइट। तो इन शॉर्ट टेंशन कम हो रहा है। जब एयर में था तो स्ट्रिंग में ज्यादा टेंशन था, जब वेट लोड को आपने वाटर में इमर्स कर दिया तो टेंशन कम हो गया। दैट इज द आइडिया। अब आपको पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल बिकम, तो यू ऑलरेडी नो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन, करेक्ट। तो अब हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इक्वेशन पता है, तो n2 by n1 will be equal to root of T2 by T1।
तो N2 by N1 is root of T2, but T2 is weight in air minus upthrust upon weight in air, right? अब ये upthrust कैसे फाइंड करते हैं? How do you find out upthrust? आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है? अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मैंने बताया था, मैं वापस एक बार बता देता हूँ, लेकिन बेसिक्स याद होना चाहिए। हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने लिक्विड वाटर भर के रखा है। फॉर एग्जांपल कोई भी लिक्विड हो सकता है, लेट अस टेक वाटर अप टू सर्टेन हाइट, अप टू सर्टेन हाइट आई हैव फिल्ड दिस। देन हम क्या करते हैं, हमको देखना है कि ये लिक्विड एक बॉडी पे कितना अपथ्रस्ट लगा रहा है, कितना अपथ्रस्ट लगा रहा है। मतलब मैंने एक बॉडी को पहले तो लिक्विड में इमर्स किया, तो आई विल पुट दिस इनटू दिस लिक्विड। जैसे ही ये सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर जाएगा, लिक्विड का लेवल क्या होगा, राइज होगा। तो हम क्या करते हैं, हमको अपथ्रस्ट फाइंड करना है, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे वाटर कितना अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्ट मेथड, यहाँ पे हम एक होल कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग एक पाइप निकाल लेते हैं और एक दूसरे कंटेनर में इस जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को डाला तो वाटर का लेवल क्या होगा, राइज होगा। वो राइज होगा तो यहाँ से लिक्विड क्या आएगा, बाहर आएगा। फिर उस लिक्विड को यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, तो जितना भी इस लिक्विड का वेट होगा दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। तो आपको पता होना चाहिए वेट कैसे फाइंड करते हो। हाउ डू यू फाइंड आउट वेट? M into G, mass of liquid displaced into G. What is mass of liquid displaced? Volume of liquid displaced into density of liquid displaced into G. What is volume of liquid displaced? जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू G। तो अपथ्रस्ट फोर्स कैसे फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू density of liquid displaced into G. So this is what you need to know. इतना पता होना चाहिए। ये हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में ऑलरेडी देखा है, तो पता होना चाहिए। Then put all this information here. So N2 by N1 equal to under root of weight in air. Weight in air is mass of the body into G minus upthrust force is volume into density of liquid displaced into G upon weight in air is again mg. Good. वैसे तो आप इसको सेपरेट करके यहीं पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, डजंट मैटर रियली, कर सकते हो। We will do this. Then अब what is volume? Okay, just a minute. Give me a minute. Wait a minute. कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? 6th नंबर का फोल्डर नहीं है। Here we go. Okay. Sorry for this small break. We are back again. Okay, then here यहाँ पे good. अब आपको करना क्या है, बेसिकली यू आर सपोज टू राइट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। दिख रहा है आपको डेंसिटी, तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना पड़ेगा। तो यू शुड नो N2 by N1 इक्वल टू M, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। किसका वॉल्यूम? बॉडी का। डेंसिटी किसका? बॉडी का। इनटू क्या है? G इनटू G माइनस यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड into G upon volume of body, density of body into G. तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी को निकाल लो बाहर, तो टेक दिस आउट एंड कैंसल इट आउट। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कॉमन निकल के कैंसल हो गया, G कॉमन निकल के कैंसल हो गया, तो क्या बचा? डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। करेक्ट।
तो बाय डेफिनेशन व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पे जस्ट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि लिक्विड कौन था? वाटर था, -1 अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये क्या आ गया? हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बोला है? रो। तो रो -1 अपॉन रो का रूट, रो -1 अपॉन रो का रूट, ऑप्शन नंबर बी। आप बोलोगे n कहां से आया? तो n1 तो जाएगा ना वहां पे, ये n2 by n1 था। तो n2 इक्वल टू n1 डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी -1 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी। गुड। अब वेट अ मिनट, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस कर सकते थे, कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इतना कुछ करने की जगह पे what you could have done is very simple, very simple। यहीं पे अगर आप इसको लिखते 1 माइनस एफ यू अपॉन डब्ल्यू ए, अगर ऐसा करते तो हमारे स्टेप्स कम हो जाते। कैसे? तो ये आता 1 माइनस व्हाट इज आफ्टर फोर्स, वीबी रो एल डी इंटू जी अपॉन वेट इन एयर, व्हाट इज वेट इन एयर, मास इंटू जी। This is equal to under root of 1 minus VB rho liquid displaced G upon what is mass, volume into density. So it is volume of body into density of body. Okay, याद रखना, it is density of body into G. G cancel, VB cancel. So what you have is क्या आ गया? N2 equal to N1, 1 minus डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। हमें तो चाहिए था रिलेटिव डेंसिटी, ये 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी है। तो इसको शिफ्ट कर दो, इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो 1 माइनस 1 अपॉन रो हो गया सॉल्व, n1 रो -1 बाय रो। डन, दिस इज व्हाट यू हैव, ऑप्शन नंबर बी। 2020 सीईटी का क्वेश्चन है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, क्वेश्चन था हमारे पास, यू हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी में टेंशन फाइंड करना पड़ा। टेंशन डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द लोड, लोड इन एयर मतलब वेट इन एयर एंड वेट इन वाटर। तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an open organ pipe, open organ pipe मतलब pipe open at both the ends, and a closed organ pipe have the frequency of their first overtone identical। तो इसका मतलब first overtone of open pipe and first overtone of closed pipe are identical। The ratio of length of open pipe to that of closed pipe is, चलो फटाफट बताओ, what is first overtone of open pipe? What is first overtone? 2 times of fundamental frequency. What is first overtone of closed pipe? 3 times of fundamental frequency. What is fundamental frequency of open pipe? V upon 2L, right? और ये कौन सा पाइप है? ओपन पाइप है। What is fundamental frequency of closed pipe? 4L। ये कौन सा L है? क्लोज्ड है। कैंसल एंड कैंसल, कैंसल एंड कैंसल। हमें क्या पूछा है? रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज्ड पाइप। तो लेंथ ऑफ ओपन पाइप LO अपॉन LC इक्वल टू 4/3, ऑप्शन नंबर सी। बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, when tension T is applied to a sonometer wire of length L, it vibrates with fundamental frequency। so when you apply tension T to a sonometer wire, it vibrates
इट वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे प्रिंटिंग हुआ नहीं है, तो लेट अस राइट डाउन n, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज n, कीपिंग द एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम when the tension is increased by मतलब जो भी इनिशियल टेंशन होगा उसमें 8 ऐड करोगे। अगर बोला होता इंक्रीज टू, डिफरेंस है, इंक्रीज टू मतलब T1, इंक्रीज बाय मतलब T1 प्लस 8। इनिशियल टेंशन अगर T1 है तो इंक्रीज बाय मतलब T2 इक्वल टू T1 प्लस 8, इंक्रीज टू मतलब T2 इक्वल टू 8, दोनों का डिफरेंस समझ लो अच्छे से। देन आगे क्या बोला है, आगे आपको बताया है the fundamental frequency becomes 3 times the earlier fundamental frequency. The initial tension applied to the string in Newton was, simple question. So first of all, T1 is T1, T2 is T1 plus 8, N1 is N1, N2 is 3 times of N1, right? You know n is proportional to root of t, क्योंकि n is 1/2 by root of t by m. L constant है, सेम वायर है, लेंथ सेम है, m constant, तो हो गया n2 by n1, n2 by n1 is root of t2 by t1, स्क्वायर कर लो क्योंकि टेंशन t1 फाइंड करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो n2 by n1 का स्क्वायर इक्वल टू t2 by t1. व्हाट इज n2 by n1? n2 by n1 is 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, t2 कितना है t1 प्लस 8 है अपॉन t1, सब्स्टिट्यूट सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 t1 इक्वल टू t1 प्लस 8, तो 9 t1 माइनस t1 इज 8 t1 इक्वल टू 8, तो t1 इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर डी। Next question. Just you have to just divide two things and solve. So this is T1 equal to 1 Newton. Agla question. A tuning fork A produces 5 beats per second with a tuning fork of frequency 480 Hz. When a little wax is stuck to prong of fork A, the number of beats heard per second becomes 2. What is the frequency of tuning fork A before the wax was stuck to it? Okay, तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लो, और ये क्वेश्चन जितना सिंपल है उतना कंफ्यूजिंग भी है, तो वी विल मेक अ वे, हम इसको समझने के लिए एक मेथड बना लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है A which produces 5 beats per second with another tuning fork of some frequency 480. Good. Then when a little wax is stuck to a prong of fork A, the number of beats reduces to 2, मतलब becomes 2. What is the frequency of tuning fork A before the wax was stuck to it? Simple. Frequency of A is NA. हमें क्या बोला है, ये एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी पता नहीं, इसलिए तो पूछा है, पता नहीं, दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग यू। इट जनरेट्स हाउ मेनी बीट्स 5, किसके साथ, विद अनदर जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है 480। तो डू यू नो 5 बीट्स का मतलब क्या, या तो NA की वैल्यू होगी 485 या तो होगी 475, क्योंकि 5 बीट्स मतलब डिफरेंस शुड बी 5, तो या तो 480 प्लस 5 या फिर 480 माइनस 5। अब क्या हुआ, अब हमने इस पे इस ट्यूनिंग फोर्क के एक साइड पे थोड़ा सा वैक्स लगा दिया, वैक्स लगाने से इसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया, फ्रीक्वेंसी कम हो गया तो नंबर ऑफ बीट्स भी कम हो जाएंगे। अब आपको क्या बोला है, अब इसी ने कितने बीट्स प्रोड्यूस किए, 2, राइट। व्हेन अ लिटिल वैक्स इज स्टक ऑन टू इट, the number of beats heard per second becomes 2. What is the frequency of tuning fork A before the wax was stuck? अब 2 beats है, किसके साथ, सेम के साथ, राइट। तो NA डैश बोल देता हूं मैं इसको, जस्ट अ मिनट। जो पहला ट्यूनिंग फोर्क था उसको आपने चेंज किया क्या, आपने चेंज नहीं किया, सिंपल लैंग्वेज में चेंज नहीं किया,
दो बीट्स, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 2 बीट्स? नॉन फ्रीक्वेंसी कितना है 480, तो क्या होगा, या तो 482 होगा या 478 होगा। देन इफ यू लुक एट दिस पार्ट, आंसर खत्म। ये समझ में आया तो डन। वापस बता रहा हूं, हमारे पास जो ट्यूनिंग फोर्क था NA, इसका फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, पता करना है। तो पहले एक नॉन ट्यूनिंग फोर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है 480, उसके बाद कितने बीट्स 5, तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई। तो या तो NA की फ्रीक्वेंसी होगी 485 या होगी 475। फिर आपने वैक्स लगा दिया, वैक्स लगाने के बाद व्हाट हैपेंड इज फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, बीट्स कितने हो गए 2, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, या तो 482 या तो 478, करेक्ट। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, what is the frequency before the wax was stuck onto it? ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है। तो टेल मी द आंसर। सब कुछ आपके आपके सामने है, ऑप्शन भी दिख रहा है। तो दोनों में से एक तो होगा 475 और 485, तो विच वन? एटलीस्ट जिन्होंने फुल कोर्स किया है उनको तो पता होना ही चाहिए। 485 बाय 485 फ्रीक्वेंसी कम होगा, एग्जैक्टली exactly. तो वैक्स लगाने के बाद फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। तो इफ यू सी हियर, आफ्टर अप्लाइंग वैक्स फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। वैक्स लगाने का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है। तो कम कौन सा है, कौन से केस में, ऊपर के केस में। तो आंसर क्या आना चाहिए 485। अगर पूछा होता व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ वैक्स, 482। तो जिनको नहीं समझ में आया मैं वापस बता देता हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना होता है। वेरी सिंपल थिंग, हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है A जिसका फ्रीक्वेंसी पता नहीं, दूसरा फोर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी 480 है। पहले कितने बीट्स थे 5, तो 5 बीट्स किसके साथ, 480 के साथ। तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 485 होगा या 475 होगा। अब ये जो ट्यूनिंग फोर्क A है, इस पे आपने वैक्स लगा दिया। अब बीट्स कितने हैं, 2 है, तो 2 पॉसिबिलिटी है 482, क्यों, क्योंकि अगेन 2 बीट्स, राइट। या फिर कितने 478, 478, करेक्ट। लेकिन अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे वैक्स लगाने से पहले का फ्रीक्वेंसी कितना है 475, और वैक्स लगाने के बाद कितना आ रहा है 478। ऐसा होता ही नहीं है। आफ्टर अप्लाइंग वैक्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस एंड नॉट इंक्रीजेस। इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है, डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है, ऊपर। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है, ऊपर का केस। तो आंसर कौन सा होगा, ऊपर का केस, दैट इज 485, राइट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो पता होना चाहिए। इसका कोई रिटर्न सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज जस्ट बाय लॉजिक। 485 और 475, these are two possibilities. After applying wax, 482 या फिर 478, these are two possibilities. But after applying wax, frequency should decrease. नीचे के केस में frequency is increasing, hence it cannot be, it is not possible. तो ऊपर का option 485, option number D. Next question, simple. Uniform metal wire has length L. हमारे पास एक uniform metal wire है. What do you mean by uniform metal wire? What is the meaning of uniform? यूनिफॉर्म मतलब मास डेंसिटी हर जगह पे सेम होगा। मतलब मैं वायर का किसी भी 1 मीटर में देखता हूँ या किसी भी एक गिवन वॉल्यूम में देखता हूँ तो मास इज सेम। और यूनिफॉर्म का मतलब ये भी है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम एवरीवेयर, हर जगह पे रेडियस सेम होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ यूनिफॉर्म वायर, ये यूनिफॉर्म वायर है। नॉन यूनिफॉर्म वायर मतलब क्या, तो नॉन यूनिफॉर्म वायर अगर आप देखोगे तो सच वायर जहां पे किंग्स है, नेक है, नेक, राइट, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म वायर। तो यूनिफॉर्म वायर के 2 मतलब होते हैं, एक तो इसका थिकनेस हर जगह पे सेम है, दूसरा सेकेंड मतलब ये होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड मास पर यूनिट लेंथ इज सेम एवरीवेयर। मतलब मैं अगर यहाँ पे यूनिट लेंथ लेता हूँ, इसमें जितना मास है उतना ही मास यहाँ के यूनिट लेंथ में है, दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म वायर।
आगे बोला है डेंसिटी, डेंसिटी कितना है, डेंसिटी कितना है रो, और ये जो डेंसिटी है रो, इट इज वॉल्यूम डेंसिटी, it is under tension T and V is the speed of transverse wave along the wire. The area of cross section of the wire is, तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, स्पीड आया ना, स्पीड, जहां पे भी स्पीड आया तो स्पीड का फॉर्मूला यूज करो, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ स्पीड, रूट ऑफ टी बाय एम, तो व्हाट इज v स्क्वायर टी बाय एम, बट व्हाट इज m, व्हाट इज m, मास अपॉन लेंथ, तो अपॉन लेंथ, लेंथ है ऊपर, व्हाट इज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ वायर, वायर इज सिलेंडर, सिलेंडर मतलब एरिया इनटू लेंथ, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया इनटू लेंथ, लेंथ लेंथ कैंसल, हमें तो फाइंड ही एरिया करना है ना, हमको तो पूछा ही एरिया का इक्वेशन है, तो पाई आर स्क्वायर क्यों लिख रहे हो इसको, एरिया ही तो पूछा है, तो देयरफॉर व्हाट यू हैव इज v स्क्वायर t a रो, तो व्हाट इज a, t अपॉन v स्क्वायर रो, t अपॉन v स्क्वायर रो, ऑप्शन नंबर ए। वेल बाय द वे, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर एक ही आ सकता है, बाकी सारे ऑप्शंस डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर डायमेंशनली नॉट करेक्ट, एक ही ऑप्शन है जो डायमेंशनली करेक्ट आएगा, दैट इज p अपॉन v स्क्वायर रो, चेक कर लेना डायमेंशन एक बार एंड जस्ट लुक इफ यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर और नॉट। अगला क्वेश्चन, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of a closed pipe is 400 hertz. Okay, so if one third pipe is filled with water, then the frequency of second harmonic of the pipe will be, so something is wrong here, what is wrong I'll tell you। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है किसका, क्लोज्ड पाइप का, क्लोज्ड पाइप, तो यू हैव अ क्लोज्ड पाइप जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज, तो यू हैव अ क्लोज्ड पाइप जिसका इनिशियल लेंथ इज लेट अस से L, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है L, तो व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फॉर अ क्लोज्ड पाइप, V by 4L, ये कितना दिया है, ये दिया है आपको 400। आगे बोला है if 1/3 of the pipe is filled with water, if 1/3 pipe is filled with water, 1/3 पाइप को हमने पानी से भर दिया, तो बचा कितना 2/3, तो एयर कॉलम किस में रहेगा, 1/3 में कि 2/3 में, तो 2/3 में, तो जो न्यू लेंथ है L डैश, इट इज 2/3 ऑफ L, राइट। अब आपको पूछा है देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक, दिस इज नॉट करेक्ट, क्यों नहीं, वो क्लोज्ड पाइप के केस में कौन कौन से हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, हाँ कौन कौन से हार्मोनिक होते हैं, ऑड हार्मोनिक, तो वहां पे सेकंड हार्मोनिक होता ही नहीं है, हाँ तो जब सेकंड हार्मोनिक होता है तो पूछा कैसे है, तो इट कैन नॉट बी सेकंड हार्मोनिक, यू शुड नो, दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द फर्स्ट ओवरटोन, मतलब थर्ड हार्मोनिक, तो फर्स्ट ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक पूछा है आपको, राइट, तो फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द पाइप, निग्लेक्ट एंड नहीं हो सकता, निग्लेक्ट एंड करेक्शन होगा, वो एंड करेक्शन, राइट, एंड करेक्शन क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा कवर, तो सिंपल, व्हाट इज फर्स्ट ओवरटोन, व्हाट इज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड पाइप, नहीं, ओके 3n, 3n फंडामेंटल, किसका फंडामेंटल, न्यू केस का फंडामेंटल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, पहले केस में हमारे पास लेंथ कितना था L, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है V by 4L, ये कितना है 400, वेरी गुड। दूसरे केस में हमने पानी फिल कर दिया कितना 1/3, तो एयर कॉलम कितना बचा 2/3, तो थर्ड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन क्या आएगा 3n डैश, व्हाट इज n डैश, V by 4L डैश, राइट,
व्हाट इज एल डैश, कितना 2/3 L। गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिक पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब ये क्यों जरूरत थी, क्योंकि यहाँ से V/L मिलेगा, कितना V/L 4 × 400 कितना 1600। तो यहाँ पे ये जो V/L है दिस इज 1600, दिस इज 9/8 राइट। 1 जा 200 जा 1800 हर्ट्ज, 1800 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या पूछा है, थर्ड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रिमेंबर बिफोर वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी देने का मतलब क्या था, सो दैट यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज V/L। तो V/L मिलेगा तो सब्स्टिट्यूट करोगे एंड देन यू कैन सॉल्व। अगला क्वेश्चन, two open pipes of different length and same diameter in which air column vibrates with fundamental frequency N1 and N2। लेंथ डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसीज N1 N2 है, डायमीटर सेम है respectively। Okay, when both pipes are joined to form single pipe, its fundamental frequency will become। तो गुड क्वेश्चन। तो हमारे पास दो पाइप है, दोनों का डायमीटर है सेम राइट। तो लेट्स से ये हमारे पास आ गया एक पाइप, तो ये ओपन है, इमेजिन दिस इज एन ओपन पाइप, तो क्लोज नहीं है, इट्स ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स। एंड हमारे पास और एक पाइप है, यू हैव वन मोर पाइप of same diameter different length। so as you can see length is different, diameter is same। हमने ये दो पाइप को ज्वाइन कर दिया। तो पहले क्या था, पहले दोनों पाइप अलग अलग से थे, अब दोनों पाइप क्या है, ज्वाइंट है। तो नाउ यू हैव ज्वाइंट पाइप्स, इनिशियली देयर वर टू डिफरेंट पाइप्स। पहले का फ्रीक्वेंसी कितना है N1, लेंथ कितना है L1। दूसरे का फ्रीक्वेंसी कितना है N2, लेंथ कितना है L2। Then in this case what is length? Length is L1 plus L2 and frequency आपको पूछा है what is frequency in this case। तो very simple question, तो क्या करोगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन तो बन गया। Then do you remember what is the formula for fundamental frequency of open pipe, क्योंकि open at both the ends है right। What is fundamental frequency of open pipe? V/2L। okay 2L। तो N1 will be V upon 2L1, तो N2 will be equal to V upon 2L2। तो यहाँ से L1 मिलेगा, what is L1? V upon 2N1, और यहाँ से L2 मिलेगा V/2N2। ये दोनों इक्वेशंस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना। तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो L इज द लेंथ ऑफ पाइप। L1, what is L1? V upon 2N1 right plus V/2N2। then क्या क्या कॉमन निकलेगा, कॉमन निकाल लो V/2। तो V/2 कॉमन आ गया 1 upon N1 plus 1 upon N2। तो L इक्वल टू V upon 2 N2 plus N1 upon N1 into N2। N1 into N2 हमें क्या चाहिए था, क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। बट डू यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, बट फ्रीक्वेंसी किसका, ओपन पाइप का क्या होता है, क्या होता है V/2 L होता है, V/2L होता है करेक्ट। तो V/2L होता है। तो यहाँ से L कितना आया V/2N। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दोगे therefore V/2N equal to V/2 1 upon, मैं सॉल्व कर लिया था हमने, तो इट इज N1 plus N2 upon N1 into N2। कैंसल 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 कैंसल, तो 1 upon N आया आपके पास। 1 upon N कितना आया
1 अपॉन n कितना आया, n1 प्लस n2 अपॉन n1 इंटू n2, तो n कितना आएगा, n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2 हो गया, है क्या, कहीं तो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी।